माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अपवर्तनांक, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, अपवर्तनांक की ओर। देखिए, जब जो है से हम लोग प्रकाश की अपवर्तन पढ़ते हैं तो प्रकाश की अपवर्तन में अपवर्तनांक की जरूरत पड़ती है। अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के आधार पर माध्यम की तुलनात्मक अध्ययन होती है। यानी माध्यम जो बताएंगे प्रकाश के अनुसार, यानी प्रकाश के गमन के अनुसार, प्रकाश के संचरण के अनुसार वो दो तरीके की बताएंगे। वो देखिए क्या क्या है, और इसी पे आधारित प्रकाश की अपवर्तन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो देखिए, प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम, तो सबसे पहले बता दूं कि प्रकाशीय माध्यम जो है वो क्या है। तो देखिए, जितने भी पारदर्शी माध्यम है, यानी जिससे क्या होती है, प्रकाश गमन करती है, जिसमें प्रकाश का संचरण होता है, वही प्रकाशीय माध्यम है। लेकिन प्रकाशीय माध्यम की दो कैटेगरी बना दिया गया। ये क्यों बना दिया गया? क्योंकि देखिए, जो प्रकाशीय माध्यम है जिसमें प्रकाश की संचरण होती है, तो इसकी जो कैटेगरी बनाया गया वो दो कंडीशन के आधार पर बनाया। एक बनाया गया कि इसकी चाल बदलने से, मतलब हुआ कि यदि प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल माध्यम होगा, और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद सपोज कीजिए कि उसकी चाल कम गई, प्रकाश की चाल कम हो गई, तो वो हो गया सघन माध्यम। यानी प्रकाश की चाल जो है से बदलना, यानी जिसमें ज्यादा तेज होगा प्रकाश की चाल, वो होगा विरल माध्यम, और जिसमें जो है से प्रकाश की चाल कम हो जाएगी वो हो जाएगा सघन माध्यम। या तो ऐसे बोल सकते हैं दूसरे अनुसार कि जिस प्रकाशीय माध्यम की घनत्व कम होगी वो होगा विरल माध्यम, और जिस प्रकाशीय माध्यम की घनत्व ज्यादा होगी, मतलब अधिक होगी, तो वो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यानी जिसकी घनत्व क्या होगी, कम होगी, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिस माध्यम का, यानी जिस प्रकाशीय माध्यम का घनत्व अधिक हो जाएगा, उसमें प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो उसको सघन माध्यम के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर देखिए, दो माध्यम है, विरल माध्यम है और सघन माध्यम है। लेकिन ये पहचानेंगे कैसे, कौन सघन है कौन विरल है? तो बस ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना करनी है। जैसे मैं बात करूं कि प्रकाश की चाल निर्वात में या तो मुक्त आकाश में, है ना, क्या होता है, जहां पर कोई माध्यम नहीं है, वहां पर होता है C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की महत्तम चाल है जो निर्वात में होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने इधर लिया हवा, ठीक है, यहां लिया पानी मतलब जल, ये माध्यम हो, और एक और माध्यम लिया जो है ग्लास, यानी है कांच, जिसको शीशा बोलते हैं। ठीक है, तो हवा में प्रकाश की चाल बात करें तो लगभग यही होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यदि पानी में प्रकाश की चाल बता दें तो VW ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि हम लोग हवा और पानी में कंपेयर करें तो हवा और पानी में कंपेयर करने पर देखिए ये हो जाएगा क्या चीज, विरल माध्यम मतलब रेयर, और ये क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, डेंसर। क्यों? क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल दोनों कंपेयर करोगे
तो यहां पर देखने को मिलेगा कि हवा में यानी एयर में प्रकाश की जो चाल है वो पानी में यानी वाटर से ज्यादा है। जिसमें कम गया वो सघन हो गया। अब हम कांच में आते हैं, गलास में आते हैं। तो गलास में देखिए होता है यहां पर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अब यहां पर हम बात करें सघन और विरल की, तो ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष पानी जो है विरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांच से ज्यादा प्रकाश की चाल पानी में है और पानी के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल कम है। तो कम गया तो डेंसर है ना, और अधिक हो गया तो क्या चीज, रेयर यानी विरल। तो इस तरीके से सघन और विरल का यह तुलनात्मक अध्ययन होता है। वो किसके आधार पर होता है? प्रकाश की चाल के आधार पर होता है या फिर प्रकाशीय माध्यम की घनत्व के आधार पर होता है। क्योंकि पानी का घनत्व कांच के घनत्व से कम है, मतलब ये क्या है, विरल है, और पानी के घनत्व से कांच का घनत्व ज्यादा है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल कम है, यानी ये क्या है, तो यहां पर डेंसर है, मतलब सघन है। तो ये चीजें होती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ूं, देखिए प्रकाश की जो संचरण होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, वो मैं बता दूं, जैसे निर्वात की बात करूं तो यहां पे C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और यही मैं किसी माध्यम की बात करूं तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति हो गया और माध्यम में तरंग दैर्ध्य हो गया। माध्यम में क्या हो गया, तो यहां पर तरंग दैर्ध्य हो गया। अब समझिए, यदि यहां पर दो माध्यम है, ये पहली वाली माध्यम है और ये दूसरी वाली माध्यम है, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें डेंसिटी कुछ और है, मतलब अलग है, मतलब ये हो गया सघन, दूसरी वाली जो है ये सघन है, और पहली वाली में प्रकाश की चाल ज्यादा है, यानी इसकी घनत्व कम है, मतलब ये हो गया विरल। ओके, अब देखिए होता क्या है, यहां पर हमने कोई प्रकाश का स्रोत लिया, ठीक है, जो लाइट भेजेगा, तो माध्यम 1 में चलेगा तो इसकी चाल v1 है। माध्यम 2 में चला तो इसकी प्रकाश की चाल अलग हो गया, मतलब कम गया। लेकिन प्रकाश की स्रोत तो एक ही है, इसका मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो स्रोत पर, यानी एफ किस पर, तो बोलना है स्रोत पर। यदि चाल की बात करें तो ये माध्यम पर, यानी माध्यम की प्रकृति पर। जो विरल है तो चाल ज्यादा है, सघन है तो चाल कम गया। अब आता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जो है लेमडा, और ये जो लेमडा है तरंग दैर्ध्य, ये जो है क्या होता है, तो स्रोत पर भी, क्योंकि देखिए लेमडा बराबर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति डिवीजन में आ जाएगा, तो दोनों पर निर्भर करेगा, तो ये हो जाएगा यहां पे स्रोत और माध्यम पर, यानी स्रोत पर भी निर्भर करेगा और माध्यम पर भी निर्भर करेगा। यानी प्रकाश का गमन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होती है तो क्या नियत रहता है, ये बतलाना है। तो नियत क्या रहता है, तो बोलना है आवृत्ति। बदलता क्या है, तो यहां पर बदलता क्या है, तो एक है कि चाल बदलता है और दूसरा है कि तरंग दैर्ध्य बदलता है, ठीक है। और जब जो है से चाल कम हो जाएगा तो तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगा, ये समझ लेना है। अच्छा, अब देखो बता दूं,
इधर इधर क्या है, तो सपोज कीजिए विरल है, और इधर क्या है, तो यहां पर माध्यम कैसा है, सपोज कीजिए कि ये कैसा है, तो यहां पर सघन है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, इधर से प्रकाश की संचरण होगी, तो प्रकाश की संचरण इस तरह से हो रही, एंट्री की इस तरह से अनुप्रस्थ तरंग है ये। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग है जब, तो इस दिशा में संचरण हो रहा है। तो देखिए, ये है सिरिंग और ये है सिरिंग, दो लगातार सिरिंग के बीच की यदि मैं बात करूं रेखीय दूरी, तो यही है तरंगदैर्ध्य। और माध्यम में जैसे गया, तो एक सिरिंग ये है और लगातार दूसरा सिरिंग ये है, तो इसमें माध्यम में तरंगदैर्ध्य क्या है, लैम्डा एम है। तो यहां पर ये है विरल, ये है विरल, और ये है यहां पर सघन। तो विरल में तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा और सघन में तरंगदैर्ध्य कम होगा, ऐसा होता है। चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, यहां पर आता है निरपेक्ष अपवर्तन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, ये होता क्या है, देखिए, प्रकाश की चाल एक तो निर्वात में होती है, और यदि हम किसी माध्यम की बात करें, ठीक है, किसी माध्यम की बात करें, तो यहां पर क्या होगी, उसमें प्रकाश की चाल होगी और अलग होगी, तो दोनों का जो अनुपात होगा उसी को यहां पर बोला जाता है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कह सकते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी यहां पर अपवर्तनांक लिखो, या तो अपवर्तनांक लिखो या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल लेनी है मुझे, और बाई क्या लेना है, माध्यम में प्रकाश की चाल लेनी है। हो गया, यानी यहां पर म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हो गया। अब देखो, यहां पर सबसे पहले ई भी चाल, तो ये क्या हो गया, मात्रक हीन हो गया, क्योंकि समान भौतिक राशि का अनुपात है, तो मात्रक हीन हो गया। और बोलूं क्या चीज, विमाहीन। और क्या हो गया, तो यहां पे विमाहीन हो। इसकी जो वैल्यू होती है म्यू की, वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हवा का सिर्फ 1 होगा, और उसके अलावा कोई भी माध्यम आएगी तो उसका क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर Vm जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू C होगा। हवा में C का वैल्यू, प्रकाश की चाल C के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। लेकिन अदर माध्यम में जाएंगे तो उल्टा लिखा चुका है, यहां पर ये क्या होगा, छोटा होगा, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता है, लेस होगा। तो जैसी ये वाला वैल्यू C से कम होगा, तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका यहां पर आ गया। एक चीज और बता दूं कि ये जो म्यू है, देख रहे हो ना म्यू, ये म्यू, तो यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा नोट, यानी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य। आवृत्ति तो बदलेगा नहीं, तरंगदैर्ध्य बदल गया, तो म्यू बराबर
लेमडा नोट बाई लेमडा एम, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसका भी निकालना है बस निर्वात में प्रकाश की चाल लगा दो, माध्यम में प्रकाश की चाल लगा दो, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा। आगे की ओर बढ़, आपेक्षिक अपवर्तनांक, जिसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बोला जाता है। ये होता एक्चुअली क्या है, ये समझना है। देखिए, दो माध्यम हमारे पास दे रखा है। देखिए, एक माध्यम इधर है जो पहली वाली है, और एक माध्यम ये है जो दूसरी वाली। इसका अपवर्तनांक μ1 है, जो कि क्या होगा, C/V1 होगा। ओके, ये दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, μ2, और ये होगा V2। ये दोनों का अपना निरपेक्ष अपवर्तनांक, मुझे चाहिए क्या, आपेक्षिक। तो यहां पर होता क्या, जैसे हमको सेकेंड का लेना है आपेक्षिक, किसका, सेकेंड का, तो इसका होगा सेकेंड का लेना है आपेक्षिक, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो यहां पर लिख दो μ2/μ1, μ2/μ1। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आपके पास दो माध्यम है, एक को पहली वाली बोलते हो, एक को दूसरी वाली बोलते हो, तो दूसरी वाली का जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा वो अनुपात होगा। कैसा अनुपात होगा, तो बोलना है दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक बाई पहली माध्यम का अपवर्तनांक का अनुपात को यहां पर दूसरी माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष कहते हैं। यानी वही है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 का अपवर्तनांक के अनुपात को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, ऐसे जिसको हम लोग 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 C/V2 बाई μ1 C/V1, कटेगा C तो 1 μ2 इज इक्वल टू V1/V2 लगाऊंगा। ओके, अच्छा, अब देखो पहली वाली माध्यम का आपेक्षिक निकाल दें, इसका मतलब हो गया क्या चीज, पहली वाली का आपेक्षिक किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, इज इक्वल टू क्या होगा, μ1/μ2 होगा। इसको यदि मैं आगे लिखूंगा तो देखिए 2μ1 यानी प्रथम का आपेक्षिक दूसरे के सापेक्ष, तो ये होगा C/V1, बाई होगा C/V2, C कट जाएगा, 2μ1 आएगा इज इक्वल टू V2 ऊपर जाएगा बाई V1 हो जाएगा। ओके, अब यदि हम यहां पर प्रोडक्ट लगा दें, जैसे 1 μ2 यानी सेकेंड का आपेक्षिक फर्स्ट के सापेक्ष गुने सेकेंड के सापेक्ष फर्स्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1 इंटू μ1/μ2, कट जाएगा, तो क्या आएगा, यहां पे 1 μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, प्रोडक्ट 1 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, 1 का, देखिए सेकेंड का 1 के सापेक्ष यानी दूसरा माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष 1/2μ1 यानी प्रथम का दूसरे के सापेक्ष जो आएगा उसका व्युत्क्रम होता है। इस तरीके से यहां पर किसी का भी आप निकाल सकते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।